हाय हाय, जिस अल्टीमेट लेवल की ट्रोलिंग हो गई बुकर टी के लिए, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये बोल दिया कि जो मेन इवेंट माफिया है वो बहुत बड़े लेवल से जो अभी करंटली ब्लड लाइन फैक्शन है उससे बहुत ज्यादा बढ़िया थी। और ये उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला था। अब ये ट्वीट देखो आप, जिसपे ये बात हो रही है उनकी चीज को जो कोट करते हुए बताया, और नीचे लिटरली एक बंदा लिख रहा है कि माई ऑनेस्ट रिएक्शन जब मैंने ये सुना कि बुकर टी ऐसा कह रहे हैं। मतलब मेन इवेंट माफिया वैसे टीएनए के टाइम की बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन ये गलत टाइम पे एक बहुत ही रेलेवेंट टीम या फैक्शन के सामने ऐसा स्टेटमेंट देना अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर उसको बड़ा दिखाने के लिए थोड़ा सही नहीं रहा इस बार बुकर टी के लिए। बहुत हद लेवल की ट्रोलिंग हुई बुकर टी की। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस सुपरस्टार के बारे में जो कि निकल पड़ा है ट्राइबल चीफ बनने की राह पे। मैं बात कर रहा हूं जिमी ऊसो के बारे में, जो कि आपको पता भी अभी रोमन रेंस के साथ कैसे रिलेशन लेके चलते हैं। अभी ये जो रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का संडे वाला शो हुआ था, वहां पे आप देखो ये कैसे रोमन रेंस और सोलो सिकोवा अपना वो जो डबल टीम मूव लगाते हैं, उसी मूव को जिमी ऊसो भी लगा रहे हैं। लेकिन भैया तुम ट्राइबल चीफ तो हो नहीं। यहाँ पे उन्होंने सब कुछ एफ अप कर दिया और स्पीयर उल्टा उन्होंने खुद सोलो सिकोवा के ऊपर मार दिया। वो एले नाइट को नहीं पड़ता। यहाँ पे अटैक कर रहे थे ये जिमी ऊसो जो है, जब इनके बीच में मैच चल रहा था। तो ये भी जिमी ऊसो का कैरेक्टर बड़ा वो मैं कहना ना अलग सा लग रहा है कि यार क्या करेगा बंदा। अभी रोमन रेंस के साथ भी जो कहानी है वो समझ में नहीं आ रही कैसे चलेगी, ब्लड लाइन में है भी या फिर नहीं वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो कहानी तो इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। और वहीं दूसरा भाई जे ऊसो, उसने तो अपनी राह जो है अच्छे राह पे चलने वाली पकड़ ली है। कुछ टाइम में शायद जिमी ऊसो भी हो सकता है उनको फॉलो करने लग जाए। अगली स्टोरी रोड डॉग से रिलेटेड है। रोड डॉग अभी स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करते हैं, लेकिन 2016 से 2019 तक वो टाइम था जब वो स्मैकडाउन के लीड राइटर थे। और वो एक इंसिडेंट बताते हैं जब वो आपस में मीटिंग कर रहे थे, बैठ रहे थे, और उन्होंने ये बोल दिया कि चलो अब इस बंदे को के ऊपर जो है स्ट्रैप रखते हैं। मतलब इंग्लिश में उन्होंने ऐसे बोला था। स्ट्रैप रखने का मतलब वो बेल्ट कहना चाह रहे थे। और आपको पता होगा अभी कुछ टाइम पहले तक बेल्ट भी जो वर्ड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की डिक्शनरी में था नहीं। बेल्ट वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता था, उसको वो चैंपियनशिप ही बोला जाता था। लेकिन अभी भी स्ट्रैप वर्ड जो बोलना है वो बैन है, यानी कि अब ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की मीटिंग्स में बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये ज्यादा चीजें स्ट्रिक्ट तब थी जब विंस मैकमैन थे, क्योंकि तब बहुत सारे मुझे याद है एक वीडियो बनाई कि कौन से वर्ड नहीं बोल सकते वरना गए डब्ल्यूडब्ल्यूई से। ऐसा कुछ बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी, याद है 5 साल पहले कुछ ऐसा याद आ रहा मुझे, मैंने वीडियो बनाई थी वो। तो अब ऐसा मुझे लगता नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतना है। खुल्लम खुल्ला जो बोलना है बोलो, क्योंकि अब विंस मैकमैन है नहीं। तो उनके वो जो रूल्स हैं कि उनके हिसाब से हर किसी को चलना चाहिए, अब वो चीज उतनी ज्यादा फॉलो नहीं होती है। बैड बनी के बारे में बात करते हैं गाइस। तो रेसलमेनिया 40 के बारे में उनके लिए क्या अपडेट है आपको पता है। जब भी कोई बड़ा शो आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजर जाती है बड़े बड़े स्टार्स की तरफ। और एक हमेशा से एक ऐसा स्टार जो कि बहुत बड़ा भी है, उसको खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरेस्ट है, इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम आसान हो जाता है। वो नाम है बैड बनी का। लेकिन करंटली रेसलमेनिया 40 के लिए कोई प्लान्स उनके नहीं है। और अभी एज ऑफ नाउ कोई चांस नहीं है कि बैड बनी रेसलमेनिया 40 में अपीयर होंगे। ये करंट का स्टेटस है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज चेंज हो जाए, बट हाँ मैं तो कहूंगा कि बैड बनी लोगों को लेके आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने के लिए, और मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की वजह से बैड बनी को सुनने लगा। तो मेरे साथ जो रिवर्स साइकोलॉजी वाला सीन हुआ है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये एले नाइट से रिलेटेड है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप मर्चेंडाइज सेलर से रिलेटेड है। रेसल फीचर्स की तरफ से ट्वीट है जहां पे वो स्टिल बता रहे हैं कि नंबर 1 जो मर्चेंडाइज सेलर है वो एले नाइट ही है। और यहाँ पे नंबर 2 पर नाम है जॉन सीना का। ये वाली चीज मैं आपको एले नाइट की वजह से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर 3 पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। ये बंदा कितना टाइम पहले आप कह चुके हो रेलेवेंट होना बंद, मतलब रेलेवेंट इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी रेलेवेंट है, क्योंकि अपने एटीट्यूड एरा में बंदे ने कुछ काम ही ऐसा किया है। मैं अगर सभी मिस करता हूँ ना एटीट्यूड एरा को, कि तब मैं बच्चा था या मेरे पास था ही नहीं एक्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने का, तो वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की वजह से ही है। और वो जो रॉक के साथ ही जो पूरा इनकी कहानी थी, विंस मैकमैन की जो पूरी जोड़ी थी, उसको मैच कर पाना तो यार मतलब जो चीज मैंने देखी भी नहीं है उसके लिए मैं बोलता नहीं कभी ऐसा, लेकिन जब पुरानी चीजें देखते ना उठा उठा के, तो वो फील हो जाता है। और स्टिल स्टोन कोल्ड नंबर 3 पर है और नंबर 4 पर है जे ऊसो। तो ये है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंटली टॉप 4 मर्चेंडाइज सेलर। नेक्स्ट स्टोरी है बैरन कॉर्बिन से रिलेटेड। और बैरन कॉर्बिन ने यार एक दिल छूने वाली बात बोली, और आपका भी ऐसे थोड़ा सा ना, आपकी अगर आपको नफरत है फिर हेट है बैरन कॉर्बिन को उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर की वजह से, तो आपको समझ में आएगा। वो क्रिस वैन ब्लीट के शो पर आते हैं, यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं डन हो जाऊंगा इस चीज से, तब जाके लोग ये रियलाइज करें कि यार ये बंदा सच में काफी अच्छा था इन द सेंस रिंग में, या फिर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बहुत अच्छा था। और बैरन कॉर्बिन ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जितना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए लोग नहीं करते। मैं तो करते यार अपनी वीडियो में, तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं। मैं हमेशा से ही कहता हूं भाई बैरन कॉर्बिन एक ऐसा बंदा है, ये हील वाले जब वो बिल्कुल टॉप एनएक्सटी में जाके तो देखो चीयर हर किसी को मिल ही जाती है, क्योंकि वहां पे लोग अप्रिशिएट करते हैं काम को, लेकिन मेन रोस्टर में वो चीज मुश्किल होती है। लेकिन अभी से कुछ टाइम पहले जब वो मेन रोस्टर में ही रहा करते थे, उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि यार बैरन, अगर कोई बंदे को अच्छी पॉप नहीं मिल रही ना,
बैरन कॉर्बिन के सामने रख दो, ये अपना बंदा अपने नेगेटिव हीटेड रिएक्शन की वजह से सामने वाले बंदे को रिएक्शन दिलवा सकता है। अभी तक ये लोग एडमिट नहीं करते। बाकी आप लोग बताना आपके क्या ऑनेस्ट थॉट्स हैं बैरन कॉर्बिन के बारे में। अभी मुझे लगता है एक बहुत दमदार, तगड़ा, भयंकर, धांसू वाला रन उनका मेन रोस्टर में आना बाकी है NXT से दोबारा वापस आने के बाद। अगली स्टोरी नेओमी और जिमी ऊसो से रिलेटेड है। तो अभी आपको पता है जिमी ऊसो WWE कंपनी में है, नेओमी है इंपैक्ट रेसलिंग या फिर TNA, जो भी आपको बोलना है उसका पार्ट है। तो अभी नेओमी ने यह बताया कि अब क्योंकि वो अलग अलग कंपनीज में, तो उनके बीच जो प्यार है वो ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो ये कहते हैं कि अब वो ज्यादा साथ में नहीं रहते, और ज्यादा साथ में नहीं रहते तो जिमी ऊसो मेरे शो पर आता है बैक स्टेज, मैं उसके शो पर जाती हूँ बैक स्टेज। तो अब ये जो अलग अलग टाइम अपना बिताते हैं उसके बाद जब साथ में आते हैं तो हमारा जो प्यार है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी डायरेक्शन अलग हो गई मेरी इस चीज को बताने की, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिमी ऊसो और नेओमी अलग अलग रहते हुए भी कैसे अपने रिलेशनशिप को इतना अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। यूजुअली ऐसे करके ना दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन फिलहाल वो चीज़ नहीं हो रही नेओमी और जिमी ऊसो के साथ। कल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपको पहले ही बता देता हूँ, शाम को 7:30 बजे जितने लोग अभी इसको देख रहे हो सब ट्विटर पर आ जाना, इवन अभी से ज्वाइन कर लो, #search4merch। 7:30 बजे हमको ट्वीट्स वगैरह करने हैं, और मैंने आपको बोला भी है भाई, जो लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे 50 मर्चेंडाइज तो मैं अपनी तरफ से देने वाला हूँ, और ये सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए नहीं है, ये आपको आगे भी पता चलेगा। तो कल शाम को 7:30 बजे सैटरडे का दिन होगा और छुट्टी वुट्टी हो गई होगी सबकी, तो फिर सारे लोग अपने काम से फ्री हो जाएंगे। तो जरूर इसको भूलना मत, दिमाग में से याद करके रख लेना। नेक्स्ट स्टोरी CM पंक से रिलेटेड है, और भाई साहब फाइनली CM पंक ने कुछ बात बोल दी, कुछ रिएक्शन दे दिया अपने WWE रिटर्न के लिए। सर्वाइवर सीरीज के ऑलरेडी उनके इतने रूमर्स चल रहे हैं, तो 670 द स्कोर पर एक ऑडियो इंटरव्यू में आए थे CM पंक, और जब यहां से उनसे पूछते हैं WWE में दोबारा परफॉर्म करने के लिए, तो उन्होंने इसका क्या आंसर दिया, बिना कुछ पूछे ही उन्होंने सारी बातों का आंसर दे दिया। वो कहते देखो मैं पहले तो किसी का जो बबल है उसको बर्स्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने घर में शिकागो में सब चीज बहुत मजे से एंजॉय कर रहा हूं, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। अभी मेरी फैमिली में एक इंजरी हो गई है, और वो इंजरी उन्होंने अपने डॉग की बताया कि वो उसका ध्यान दे रहे हैं इस समय, उसको मैं अपने बेटे की तरह ट्रीट करता हूं, और मैं अभी उसकी जो है बिल्कुल खातिरदारी में लगा हुआ हूं, ऐसा CM पंक ने कहा। एंड अभी वो नहीं रुके, इसके बाद वो ये भी बोलते हैं जब सर्वाइवर सीरीज में शिकागो में आने की बात करी गई तो उन्होंने कहा यार वो वाला शो तो जो है सोल्ड आउट हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं मुझे उसकी टिकट्स मिलने वाली है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, मैं आपको बताता हूं। अभी से कुछ टाइम पहले CM पंक ने क्या बोला था, जब उनका AEW में भी डेब्यू होने वाला था, उन्होंने बोला था मेरी यार हील्स की स्क्रीनिंग चल रही है तो मैं उस चीज के लिए बिजी हूंगा। और आज से कुछ और साल पहले जब WWE के बारे में उनसे सवाल पूछते थे, जो गंदी गंदी बातें वो WWE के लिए निकालते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके रिलेशन अभी हो सकता है बात करने के बाद सही हो या फिर कैसे हो, लेकिन हमेशा से उनके रिलेशन, जब से वो उनको उनके वेडिंग डे पर उनको फायर किया था WWE से, तो उसके बाद से रिलेशन भाई किस बंदे के अच्छे होंगे। लेकिन अब माहौल और सूरत काफी डिफरेंट नजर आ रही है, बिना कुछ बोले ही ऐसा लग रहा है सर्वाइवर सीरीज शिकागो WWE रिटर्न के बारे में CM पंक ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, और ये उनका पहला रिएक्शन है, पहली बार जब उनसे उनके WWE रिटर्न, सर्वाइवर सीरीज, शिकागो, इन सारी चीजों के बारे में किया गया। तो यहां से मामला भाई क्लियर नजर आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि बस बताएंगे थोड़ी WWE तुमको सामने से कि लो भाई लिख के CM पंक आ रहे हैं ये जगह या वो जगह। सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाए, कभी किसी और डेट पर आ जाएंगे, मैं तो ये कह रहा हूं, बट मोस्ट प्रोबेबली वो जगह जो है शिकागो लग रही है, क्योंकि उस चीज को मेमोरेबल बनाने के लिए सर्वाइवर सीरीज ही WWE और CM पंक इस चीज को डिसाइड करेंगे। बाकी आप लोग बताओ मुझे CM पंक की इन बातों को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से क्या सीन है। और चलो एक चीज और बता देता हूं, CM पंक ने WWE की जो इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसपे ये जो एडी गुerrero के साथ उन्होंने काउंटर रिवर्स किया था, उस वाले मूव को पोस्ट किया था, यहाँ पे CM पंक ने इस इंस्टाग्राम की पोस्ट को लाइक भी किया हुआ। और CM पंक यूजुअली जितना मुझे लगता है हमेशा से ऐसे लाइक करते हुए तो नहीं आ रहे WWE की पोस्ट, तो फिर शायद इसको भी आप एक हिंट मान सकते हो। तो ओवरऑल थॉट्स आपके क्या है इसके ऊपर। WWE ने एक बहुत अच्छा काम किया, और जो उनके वहां पे वेटरन्स डे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो जो मिलिट्री उनके ऑफिसर्स है उनके लिए WWE लाइव इवेंट की वो फ्री टिकट दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये काफी एक अच्छा जेस्चर है। और पता है WWE भले ही कितने, जैसे विंस मैकमैन ने कैसे उल्टे सीधे कांड कर दिए, लेकिन वो अपने ऐसी ऐसी चीजें करके अपनी इमेज को बहुत अच्छा करते हैं। अब चलो आप इसे इमेज अच्छा करना बोलो या फिर ऐसा बोलो भाई उनकी सर्विस है क्योंकि वो खुद सर्व कर रहे हैं अपनी कंट्री को, लेकिन सब कुछ करके वो रहते हैं पॉजिटिव गेम में ही। और क्योंकि विंस मैकमैन भी ज्यादा लिंक है नहीं WWE से, पूरा मामला सीन बदल चुका है, तो अब ग्रोथ और भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि विंस मैकमैन की वजह से ग्रोथ रुकी थी, ये तो मानना पड़ेगा। अगर आज WWE इस जगह पर आई है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये विंस मैकमैन की वजह से ही है। नेक्स्ट स्टोरी लोगन पॉल के बारे में। और गाइस लोगन पॉल ने इतना
इतना खतरनाक ट्रोल किया है सबको, क्योंकि उनके ऊपर स्टेरॉइड्स यूज करने के एलिगेशन लग रहे थे और क्योंकि उनकी फिजिक ऐसी है तो सबको लगता है कि भाई उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हुए हैं। लेकिन मुझे जितना मैं फिटनेस वगैरह की चीज़ों में हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो लेते हैं। बाकी मैं ऐसे उनके सैंपल्स तो लेने गया नहीं, लेकिन खुद उन्होंने अपने सैंपल्स दिखा दिए, देखो उन्होंने अपनी जो टेस्टिंग करी है। लेकिन इस वीडियो को उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जैसे बैठ के बड़ी आराम से ऐसे बोलेंगे तो मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं और ये पाया गया कि मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। बाद में उन्होंने प्राइम ड्रिंक का प्रमोशन कर दिया ऐसा बोलते बोलते, जब सबको ऐसा लग रहा था कि भाई अब ये बताने वाला है इसने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं और अब शायद अपॉलॉजी या फिर कुछ बातें शेयर करना चाहता है। तो मज़े उन्होंने ले लिए, खासकर डिलन डेनिस के साथ जो उनकी अभी बॉक्सिंग मैच फाइट हुई थी उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा उनके लिए बातें हो रही थी। बट अब तो उन्होंने उसको हरा भी दिया है, आगे बढ़ गए हैं, अब WWE की तरफ भी आ रहे हैं, आ चुके हैं, रे मिस्टेरियो के साथ मैच है, तो सिचुएशन तो अब काफ़ी नॉर्मल और ठंडी हो चुकी है उनके लिए। अगली स्टोरी कैरन क्रॉस से रिलेटेड है, तो चलो भाई अब आपको एक अल्टीमेट चीज़ बताता हूँ कैरन क्रॉस के बारे में। कुछ बहुत भयंकर कैरन क्रॉस के साथ होने वाला है। भयंकर मतलब भयंकर, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि वो कुछ अच्छा होने वाला, भयंकर होने वाला उनके साथ, क्योंकि अब उनके लिए प्लान्स हैं मेन रोस्टर पर धमाका और तबाही करने के। मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपने NXT के टाइम पे कैरन क्रॉस को देखा है, जब NXT को ट्रिपल एच चलाते थे तो उस टाइम पर उनका कैरेक्टर नेक्स्ट लेवल का ही था। सबको लग रहा था मेन रोस्टर में आके धमाका कर देगा, बवाल कर देगा, लेकिन वो चीज हुई नहीं क्योंकि तब विंस मैकमैन कंट्रोल में थे। सब लोग कह रहे थे भाई ट्रिपल एच देख के रो रहा होगा जो अभी कैरन क्रॉस के साथ हो रहा है, लेकिन अब तो सब कुछ है ट्रिपल एच के पास। तो जो चीज उन्होंने NXT में करी उनके साथ, वही चीज वो मेन रोस्टर में दोहराने वाले हैं। तो अभी से सीरियसली लेना शुरू कर दो कैरन क्रॉस को, वरना आने वाले कुछ दिनों कुछ महीनों में हो सकता है आपको वैसे भी उनको सीरियसली लेना पड़ जाए। अगली स्टोरी बहुत ज्यादा वाइल्ड है। देखो ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ होने वाला। तो पहली इस बात की क्लैरिटी दे देता हूं, कल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है LA नाइट और रोमन रेंस के बीच में। एंड यहां पर स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से एक आर्टिकल है जहां पर वो एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर। तो यहां पे जो स्पेकुलेशन है या फिर एक जो थ्योरी है उसका कहना ये है कि रोमन रेंस और LA नाइट का शायद मैच होने ही नहीं वाला कभी भी क्राउन जूल में। एक्चुअल जो अपोनेंट प्लान किया गया है रोमन रेंस के लिए एट क्राउन जूल, वो पता है कौन है? वो है द वाइपर रैंडी ओर्टन। अब कैसे? कल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर LA नाइट को आके तोड़फोड़ देंगे या फिर इस वाली चीज को वो क्रैश कर देंगे और वो अपना स्पॉट बनाएंगे क्राउन जूल में रोमन रेंस के साथ लड़ने के लिए फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब ऐसा क्यों होगा? पहली बात तो ऑलरेडी रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के रूमर्स है, इस वजह से उनको WWE मेन पिक्चर में डालेगी इस वजह से। एंड थर्ड रीजन खुद है LA नाइट की WWE इनको स्पॉटलाइट में तो लेके आ जाएगी रोमन रेंस के साथ एक बार मैच ऑफिशियल करवा के, लेकिन क्योंकि अभी उनको पता है कि शायद इस चीज के लिए रेडी है नहीं LA नाइट, क्योंकि वो लॉस भी अफोर्ड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक स्टेप उन्होंने बैक ले लिया है। तो फिर शायद इस वजह से रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस के मैच के साथ WWE जाएगी एट क्राउन जूल। मुझे नहीं पता ये चीज कितनी, देखो लॉजिक तो लग रहा है इस बात में, लेकिन क्या ये चीज होगी इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। बट अगर कल कुछ ऐसा हो गया, मतलब मैं तो 0.1% की पॉसिबिलिटी मान रहा हूं ऐसा होने की, लेकिन लॉजिक और सेंस तो बन रहा है इस बात में, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स से रिलेटेड। और गाइस एक रिपोर्ट आई वॉर गेम्स के मैच के बारे में, और इनिशियली WWE ने सिर्फ मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स के लिए इस वॉर गेम्स मैच को प्लान किया था, लेकिन अब चीजों को ट्रिपल एच ने चेंज कर दिया है और अब रॉ और स्मैकडाउन दोनों ही ब्रांड से जो सुपरस्टार हैं वो वॉर गेम्स के मैच के लिए फीचर होंगे। मुझे पता नहीं कि पहली बार में ऐसा क्यों सोचा था ट्रिपल एच ने, लेकिन अब इसमें कुछ तो चेंजेस किए गए हैं। अभी वॉर गेम्स मैच को लेकर कंफ्यूजन भी बहुत सारा है, देखते हैं किस फाइनल मैच के साथ WWE जाती है। बाकी गाइस #search4merge कल सैटरडे 7:30 बजे सारे के सारे लोग। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।